नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। महागठबंधन के साथ जाएंगे पशुपति पारस। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार के चुनाव में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पर कांग्रेस ने चल दिया है अपना दांव। खबर में आगे जिक्र होगा कि पार्लियामेंट में आर पार की लड़ाई कर रहा विपक्ष राहुल, प्रियंका और कनिमोझी और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेर दिया है। खबर में आगे जिक्र होगा कि बॉक्सिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अनुराग ठाकुर। बीएफआई ने पूर्व खेल मंत्री को नियम के उल्लंघन का पाया दोषी। और खबर में आगे जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आया गुस्सा, राहुल गांधी और अमित शाह आए संसद में आमने सामने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, महागठबंधन के साथ जाएंगे पशुपति पारस। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के कई चेहरे देखने को मिलेंगे। अब चुनाव से करीब 5 महीने पहले कभी बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे पशुपति पारस ने अपना रास्ता खुद जुदा कर लिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल को वो बड़ा फैसला करेंगे और बताएंगे कि बिहार का चुनाव वो किसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का फैसला है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ें और इसके लिए हम इंटरनल सर्वे करा रहे हैं। 14 अप्रैल को बापू सभागार में बड़ी रैली करेंगे और रैली के बाद अपने लोगों से चर्चा करके बताऊंगा कि हम किसके साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है और लोकसभा में बाबा साहेब के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कन्हैया और पप्पू यादव पर कांग्रेस का दाव। बिहार में कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि अपनी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल की परवाह नहीं कर रही है या उसके ऊपर दबाव डाल रही है ताकि वो कांग्रेस के ऊपर अपनी शर्तें नहीं थोप सके। कांग्रेस को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने आगे किया है। बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा होने जा रही है और होली के बाद 16 मार्च से बिहार में रोजगार दो पलायन रोको यात्रा शुरू हो रही है, जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार करेंगे। कन्हैया और पप्पू यादव में निजी संबंध भी बहुत मजबूत हैं और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दोनों नेताओं को पसंद नहीं करता है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लगता है कि ये दोनों नेता तेजस्वी के लिए चुनौती हैं। पप्पू यादव को चुनौती मानने का एक कारण हो सकता है कि वो यादव हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन कन्हैया कुमार तो अगड़ी जाति के भूमिहार हैं। उनकी जाति की संख्या बिहार में बहुत कम है और जाति आधारित राजनीति में तो वो किसी के लिए चुनौती नहीं हो सकते, लेकिन उनकी वक्तृता और युवाओं के बीच लोकप्रियता से लालू यादव को चिंता होती है। तभी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर जब कन्हैया कुमार सीपीआई की टिकट से लड़े तो लालू ने अपनी पार्टी से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर उनका खेल खराब कर दिया। अब इन दोनों को आगे करके कांग्रेस ने संदेश दिया है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में है, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्र राजनीति भी है। और इसके जरिए कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया है कि एक नए सहयोगी मुकेश सहनी को एडजस्ट करने और लेफ्ट की सीटें बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अपनी सीट कम करने को ना कहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्लियामेंट में आर पार की लड़ाई कर रहा विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में तीखी बहस और जबरदस्त भाषण का दौर चला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमले किए, जबकि डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताई। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे उठाए। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के जोरदार विरोध, तीखी बहसों और बार बार हुए व्यवधानों ने संसद का माहौल गरमाए रखा और संसद की इन अहम बहसों और टकरावों की पूरी झलक यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉक्सिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अनुराग ठाकुर। बीएफआई ने पूर्व खेल मंत्री को नियम का उल्लंघन का पाया दोषी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने 28 मार्च को होने वाले चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए अनुराग ठाकुर के नामांकन को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा कि पूर्व खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के पात्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ ने चुनाव के लिए ठाकुर और उपाध्यक्ष राजेश
राकेश भंडारी के नाम भेजे थे। बीएफआई ने 60 सदस्यीय निर्वाचक मंडल की सूची जारी की, जिसे जांच के बाद अंतिम रूप दिया गया। बीएफआई ने निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर का नाम राज्य इकाई ने भेजा था। हालांकि उन्हें भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के 7 मार्च 2025 के नोटिस और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के उल्लंघन के कारण अयोग्य पाया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संसद में मणिपुर बजट पर चर्चा में पीएम मोदी के अनुपस्थिति पर बवाल। विपक्ष ने बजट को जन विरोधी कहा। जी हां दोस्तों, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा का मुद्दा लगातार लोकसभा में गूंजा, जब विपक्षी सदस्यों ने 2025-26 के लिए मणिपुर बजट पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा न करने और केंद्र सरकार द्वारा संकट से निपटने के तरीकों पर सवाल उठाया। बता दें कि संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर बजट के साथ ही 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई। मणिपुर के दोनों सदस्यों ने राज्य में हिंसा के कारण विस्थापित हुए 60,000 लोगों की स्थिति पर ध्यान न देने के लिए मणिपुर बजट की आलोचना की और इसे जन विरोधी करार दिया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि बजट दस्तावेज राज्य की जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता, जो अब राष्ट्रपति शासन के अधीन है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासनकाल के दौरान राज्य की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने कार्यकाल की खामियों को देख लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं हिंदू हूं, बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, शुभेंदु अधिकारी पर भड़क गई ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रही हैं ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? भाजपा मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये रोजा का महीना है और उन्हें ये पसंद नहीं है। वो सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस विधायकों ने सिर पर कर्ज की गठरी, शरीर पर बेड़ियां बांधकर किया प्रदर्शन, बजट से पहले सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सचिन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में सिर पर कर्ज की गठरी और शरीरों पर बेड़ियां बांधकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार बताए कि तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने के लिए वो क्या कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पिछले कुछ साल में देश में तेल आयात का बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार बताए कि वो पिछले 10 साल से तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है। तिवारी ने सदन में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2014-15 में देश में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि तेल आयात में वृद्धि हुई है। उन्होंने पूछा कि सरकार पिछले 10 साल से तेल और प्राकृतिक गैस आयात को कम करने के लिए क्या कर रही है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घोटाला उजागर किया तो विभीषण की तरह लंका से निकाल दिया, टीएमसी सांसद का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि एक घोटाले को उजागर करने के लिए पार्टी ने उन्हें उसी तरह से निकाला जैसे विभीषण को लंका से बाहर किया गया था। उन्होंने लोकसभा में मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और 2025-26 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए ये आरोप लगाया। कीर्ति आजाद अतीत में भाजपा में रहे हैं और बाद में वो कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दलों ने प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्य रूप से
आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। भाकपा माले के विधायकों ने बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर कड़ा विरोध जताया और पार्टी के विधायक महबूब आलम ने कहा कि अपराधियों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है और उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार को लगा झटका, जेडीयू की टॉप लीडरशिप में आया क्रैक, 3 दिग्गजों ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश आरजेडी कार्यालय पटना पहुंचकर बहरीगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी ई प्रभाष कुमार के नेतृत्व में जेडीयू नेताओं ने राजद की सदस्यता ली, जिनमें जेडीयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा व जेडीयू नेता अविनाश राम शामिल हैं। प्रधान महासचिव रणविजय साहू, मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता समेत तीनों नेताओं ने यहां पर आरजेडी की सदस्यता ले ली है। मौके पर नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के विचार, सामाजिक न्याय व तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यों पर विश्वास प्रकट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है। मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने स्वागत इसका किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चिराग के लिए चुनौती बनेंगे चाचा, एनडीए से हो गया मोह भंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ चुका है। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। यह आलोचना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से उनके मोह भंग के बाद आई है। पशुपति पारस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार पिछले 2 दशकों से अप्रभावी शासन से पीड़ित है और इस दौरान एक भी कारखाना नहीं लगा। बिहार राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। पशुपति पारस ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला में एक महिला के साथ मारपीट की गई, उनके पैर में कीलें ठोकी गई और इस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बिगड़ते कानून व्यवस्था का संकेत है। इस घटना के संबंध में किसी भी मंत्री या अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, ये प्रशासन की विफलता का संकेत है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों द्वारा किए जा रहे हाई प्रोफाइल राजनीतिक प्रचार की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। आप कितना डेरा डाल सकते हैं, जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोच्च है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहत तो मिलनी ही है, कोई गुनाह थोड़े किए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी ने केंद्र को घेरा। जी हाँ दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को बेल दे दी है, जिसके बाद अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोर्ट से मिली राहत पर राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिलना ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े किया है, जानबूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग यही काम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको प्रशिक्षण की जरूरत, मंत्री समय पर सदन में नहीं आते, खड़गे का जेपी नड्डा पर पलटवार। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया और कहा कि विपक्षी दलों को प्रशिक्षण की नसीहत देने वाले नेता सदन को ही इसकी जरूरत है, क्योंकि उनके ही सदस्य और मंत्री ही समय पर सदन में नहीं आते हैं। दरअसल राज्यसभा की कार्रवाई आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रख रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्था की परिषद के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम पुकारा, लेकिन वो सदन में उपस्थित नहीं थे। विपक्षी दल के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। खड़गे ने कहा कि नेता सदन जेपी नड्डा ने सोमवार को नसीहत दी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं आपको क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आप लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है। बता दें आपको कि विपक्षी दलों के मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में हंगामा किया गया और आसन की ओर से इन मुद्दों
पर कार्य स्थगन नियम के तहत चर्चा कराई जाने की मांग खारिज किए जाने के बाद उच्च सदन से बहिर्गमन किया गया था। नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार की निंदा की थी और आसन से आग्रह किया कि वो नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों को रिफ्रेशर कोर्स करवाएं। उन्होंने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसमें अल्पकालिक चर्चाओं का प्रावधान है और दीर्घावधिक चर्चाओं का भी प्रावधान है। वे विपक्ष नियमों को नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि वे पहले नियमों को पढ़ें और फिर बहस करना सीखें। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, एक तरह से ये संसद और लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास है। नेता सदन ने कहा कि उन्हें रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए, उन्हें नियम कायदों को समझना चाहिए। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर को आज भी प्रधानमंत्री का इंतजार, कांग्रेस ने मोदी के फिर विदेश दौरे पर जाने पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास बार बार विदेश यात्रा का समय है, जबकि मणिपुर के लोग अभी भी उनकी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री का लगभग 2 साल से मणिपुर का दौरा नहीं करना वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी मॉरिशस के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। रमेश के दावा किया कि प्रधानमंत्री का मणिपुर नहीं जाना राज्य के लोगों का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे और इस दौरान वो देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। मोदी की ये यात्रा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान दोनों देश दक्षता, विकास, व्यापार और सीमा पर वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। बता दें कि मणिपुर में भड़की हिंसा के 2 साल बाद भी राज्य में अभी तक शांति नहीं लौटी है। हिंसा की घटनाएं रुक रुक कर लगातार जारी हैं। जातीय हिंसा का इतना व्यापक असर हुआ है कि कई राज्य जातीय क्षेत्रों में बंट गए हैं। हिंसा के बाद से लगातार अपनी कार्यशैली के लिए सवालों के घेरे में रहे एन बीरेन सिंह ने हाल ही में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। लेकिन 2 साल से राज्य में जारी भयावह हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक राज्य के दौरे पर नहीं जा पाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद में मोदी सरकार की घेराबंदी को तैयार कांग्रेस। जी हां दोस्तों, संसद में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी की बैठक में तय किया गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा और इसके अलावा टैरिफ, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी के भी मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी टेबल नहीं हुआ है, जब होगा तब पार्टी अपनी राय रखेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या होलिका दहन की रात से ही शुरू हो जाएगा सूतक काल? जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने पर चांद सुर्ख लाल दिखने लगता है और ब्लड मून कहलाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण होली पर 14 मार्च को लगने वाला है। होली फागुन मास की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत के समय अनुसार कब लगेगा, भारत से दिखेगा या नहीं, और इसका सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा या नहीं होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च शुक्रवार को लगने वाला है। भारत के समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का समय 9:27 से दोपहर 12:28 तक है। वहीं चंद्र ग्रहण पूरी तरह खत्म होने का समय होली की दोपहर 3:30 बजे तक होगा। जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में सुबह हो रही होगी और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा। ये ब्लड मून ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से नजर आएगा। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार सूतक काल वो समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है और इस समय बहुत से कामों को करने की मनाही होती है। बहुत से लोगों में इस बात को लेकर उलझने हैं कि होली पर सुबह के समय ग्रहण लग रहा है तो हो सकता है कि सूतक काल होलिका दहन की रात ही शुरू हो जाए, लेकिन जहां से चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सकता वहां सूतक काल मान्य नहीं होता और ऐसे में
होली के दिन लग रहे चंद्र ग्रहण का सूतकाल होलिका दहन पर भी मान्य नहीं होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस मुद्दे पर पूरे देश में मचा है बवाल। राहुल गांधी ने संसद में कह दी वही बात, क्या अब मोदी सरकार करेगी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा हो जाए और इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य स्वागत राय ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चलता है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ गंभीर गड़बड़ी है जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी, हरियाणा में भी इसे लेकर बात हुई थी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने पश्चिम बंगाल और असम में भी भविष्य में इस तरह की बात सामने आने की आशंका जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक के होली में ना निकले मुसलमान वाले बयान से भड़की राबड़ी देवी, मोदी को कर दिया चैलेंज। जी हां दोस्तों, होली पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भड़क गई हैं।